गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि आज जिस प्रोग्राम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट, और सिर्फ बेस्ट नहीं, ये कंसिडर किया जाता है मोस्ट इन डिमांड एंड वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोग्राम्स इफ यू वांट टू माइग्रेट टू कनाडा। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कनाडा के वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोविंस में सेटल होने की, एंड दैट टू विदाउट हैविंग अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ जॉब ऑफर। लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम। पहला तो ये है विच इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द फेवरेट्स ऑल्सो, कि आपको इस प्रोग्राम के थ्रू कोई भी जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी कनाडा के एम्प्लॉयर से। दूसरा, आपको इस प्रोग्राम में एलिजिबल होने के लिए सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तीसरा, कनाडा मूव होने से पहले ही आपके हाथ में आपकी पीआर होगी। चौथा, ये प्रोग्राम इतना एक्टिव है कि पिछले 1 साल में इन्होंने 14 ड्रॉज किए हैं और हर एक ड्रॉ में कम से कम 1500 टू 2000 लोगों को इन्वाइट किया है। पांचवा, इस प्रोग्राम का रिकॉर्ड है कि इन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को इनवाइट किया है बाहर से टू सेटल इन कनाडा एज कंपेयर टू एनी अदर प्रोविंस और एनी अदर प्रोग्राम फॉर दैट सेक। छठा बेनिफिट यह है कि आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा मूव कर सकते हैं। सातवां बेनिफिट यह कि आपको ओंटारियो प्रोविंस से कोई भी फैमिली कनेक्शन या किसी भी टाइप के कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब हम नजर मार लेते हैं कि पिछले 6 महीने में इस प्रोग्राम रिलेटेड कितने ड्रॉज निकले थे और उसके साथ साथ कितने इन्विटेशंस गए थे और क्या सीआरएस स्कोर रहा था। चलिए जुलाई से शुरू कर लेते हैं। जुलाई में पहला जो ड्रॉ निकला था वो 6 जुलाई को निकला था विद एन इन्विटेशन गोइंग टू 748 पीपल। उसके अलावा जो सीआरएस स्कोर था वो था 479 टू 485 के बीच में। उसके बाद जुलाई 20 को ड्रॉ निकला था जिसमें 1061 इन्विटेशंस गए थे एंड द सीआरएस स्कोर वाज 458 टू 462। फिर गया था हमारा अगस्त में 11 से 16 के बीच में 2823 इन्विटेशंस गए थे जिसमें सीआरएस स्कोर था 473 टू 516। फिर हमारा सितंबर 26 को ड्रॉ निकला था जिसमें 1696 इन्विटेशंस गए थे एंड सीआरएस स्कोर वेंट एज लो एज 350 टू 462। फिर हमारा नवंबर 30 को ड्रॉ निकला था जिसमें 1052 इन्विटेशंस गए थे एंड सीआरएस स्कोर वाज बिटवीन 404 एंड 430। लेटेस्ट जो हमारा ड्रॉ निकला था वो दिसंबर 14 को जिसमें 2359 इन्विटेशंस आए थे विद सीआरएस स्कोर ऑफ 473 एंड 450। तो गाइस, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम कितना एक्टिव है। अब गाइस, हर रोज बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेरे पास कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर अपने होम कंट्री में बैठे जॉब ढूंढना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं सर हमारे पास डिग्री नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सर आईएलटीएस को क्लियर करना बहुत मुश्किल है। कुछ हमारे पास फंड्स नहीं है। कुछ हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है। गाइस, हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि हर एक प्रोग्राम की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। हर एक प्रोग्राम सेम नहीं होता। ये आपको देखना है कि आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से या आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपको बेस्ट कौन सा प्रोग्राम सूट करता है। उसके अलावा अगर बाहर जाना इतना ही आसान होता तो हर एक आदमी अपना वीजा लेके अब्रॉड मूव किया होता। इतने सारे प्रोग्राम्स, इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स जो कनाडा ने लॉन्च किए हैं वो ऐसे तो लॉन्च नहीं किए। हर साल एक कोटा होता है हर एक प्रोग्राम के थ्रू इतने लोगों को इनवाइट करने का, और वो कोटा फुल जाता है। क्यों जाता है? इट मींस लोग सिक्योर कर रहे हैं जॉब अपनी कंट्री में बैठे हुए। इट मींस लोगों के आईएलटीएस में 9 बैंड्स आ रहे हैं, 8 बैंड्स आ रहे हैं, 7 बैंड्स आ रहे हैं। इट मींस लोगों के पास सर्टिफिकेशंस हैं। इट मींस लोगों के पास एजुकेशन है, तभी लोग जा पा रहे हैं ना। ऐसे बैठे बैठाए तो उनके कोटास फिल नहीं ना हो रहा है। देखिए, व्हाटएवर वी आर एमिंग फॉर, या हमें कुछ भी लाइफ में चाहिए उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलता। इट टेक्स लॉट ऑफ कमिटमेंट्स एंड लॉट ऑफ सेक्रीफाइस टू अचीव समथिंग, और अगर हम वो जितनी जल्दी समझ जाए उतना हमारे लिए अच्छा है। गाइस, जिस प्रोग्राम के बारे में मैं बात कर रहा हूं इसका नाम है ओंटारियो एक्सप्रेस एंट्री ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम। चलिए अब हम इस प्रोग्राम की थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं और इस प्रोग्राम को और अच्छे से समझते हैं। पहला तो आता है आपका, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पास सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आप तब भी एलिजिबल है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। बट वो जो आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो होना चाहिए लास्ट 5 ईयर्स में। और अगर आपको कनाडा में 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। और ये जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ये कंटिन्यूअस एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब ये कि ऐसा नहीं कि एक साल में आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस है, दूसरे साल में आपका फिर 6 महीने का एक्सपीरियंस है और ये 6 महीने को जोड़ के आपने एक साल बना दिया। नहीं, आपका ये कंटिन्यूअसली 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है हमारा
इसमें आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर्स डिग्री विच हैज टू बी इक्विवेलेंट टू कैनेडियन बैचलर्स। अब अपनी एजुकेशन की इक्विवेलेंसी जानने के लिए आप उसकी करा सकते हैं ईसीए विच इज नोन एज एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है वो ईसीए करती हैं, जैसे कि वेस्ट, आईक्यूएस, आईसीईएस, सीईएस। अब इन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से आप अपनी एजुकेशन की इक्विवेलेंसी करवा सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि आप किसी भी प्रोग्राम के लिए चाहे अप्लाई करने हो या एक्सप्रेस एंट्री में भी जैसे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो आपको ईसीए तो करानी पड़ेगी, तो ईसीए को करा के रख लीजिए। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा, इसमें जो आपको मिनिमम सीएलबी चाहिए वो चाहिए 7। और ट्रस्ट मी, सीएलबी 7 लेना मुश्किल नहीं है। मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि हर एक मॉड्यूल में आपको एग्जैक्टली कितने स्कोर चाहिए। तो गाइज ये आपके सामने जनरल ट्रेनिंग का टेस्ट स्कोर चार्ट है। इसमें आप देख सकते हैं CLB 4 to CLB 10 तक कवर किया गया है। इसमें जैसे अगर हमने CLB 7 की बात कर रहे हैं तो इस केस में जो आपको मॉड्यूल्स में चाहिए वो है 6 रीडिंग में, 6 राइटिंग, 6 लिसनिंग एंड 6 स्पीकिंग। अब जब मैंने आइल्स का एग्जाम दिया था, मेरे आए थे CLB 9, मैंने वो अचीव किया था सिर्फ 20 डेज में। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसे 20 दिन से पहले मेरे को आइल्स के फॉर्मेट के बारे में भी पता था, उसकी कोई नॉलेज नहीं थी कि वो पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके CLB 8, CLB 9, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ टू CLB 7, बट आप टारगेट करें CLB 8, CLB 9, तो आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करें। एक कमेंट सेक्शन में आपको वो मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो मिल जाएगा। उसमें 2 लाइव आइल्स की क्लासेस होंगी, आप उसको अटेंड करें एंड हैव अ फर्स्ट हैंड फील कि आइल्स की प्रिपरेशन होती कैसे है। अब आइल्स के अलावा सेल्पिप एक अनदर एग्जाम है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है इस प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप आइल्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप सेल्पिप का एग्जाम भी दे सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है हमारा, चलिए अब मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूं और वहीं पे समझा देता हूं कि आपको सेटलमेंट फंड्स कितने चाहिए। सो गाइज इसमें जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है जो कि एक्सप्रेस एंट्री में आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि अगर आप सिर्फ अपने लिए फाइल लगा रहे हैं, अकेले अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी $13,757। अगर आप 2 मेंबर्स हैं देन इन दैट केस $17,127। अगर 3 मेंबर्स हैं, मतलब आप आपके पार्टनर और आपका एक बच्चा है, देन $21,055। और अगर 4 मेंबर्स हैं तो उस केस में $25,564। अब सेटलमेंट फंड्स को शो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तो है कि आप अपना बैंक बैलेंस दिखा दें, दूसरा है आप एक तरह का कोई फिक्स डिपॉजिट है उसको शो कर दें, या फिर आपकी अगर कोई म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है आप उसको भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा से फॉर एन एग्जांपल आपके पास जॉब ऑफर है किसी एम्प्लॉयर से जो कि ओंटारियो बेस्ड है, उन्होंने आपको जॉब ऑफर दी है $30,000 की। और अगर आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे आप, आपके स्पाउस और 2 बच्चे, उस केस में अगर आपको मैंने अभी से दिखाया था फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी $25,564। तो इस केस में आपको अपने बैंक बैलेंस में कोई भी फंड्स दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक जॉब ऑफर है जिसमें आपकी सैलरी ओवर $30,000 एनुअली है। अब इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको इस प्रोग्राम के लिए कहीं सेपरेटली अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री में है, ओंटारियो वहीं से आपकी प्रोफाइल को पिक करेगा, अगर आपकी प्रोफाइल एलिजिबल होगी तो ऑफ कोर्स, और आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू कर देगा। चलिए अब हम जल्द से नजर मार लेते हैं कुछ ऐसे नो कोड्स की जो कि एलिजिबल है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, या फिर जिनके पास वो नो कोड्स हैं तो उनकी प्रोफाइल को पिक किया जा सकता है बाय ओंटारियो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन नाउ। गाइज नॉक कोड डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट इशूड इन 2023 टू डेट, तो ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम में ही इन्होंने अब तक 17,500 इन्विटेशंस इशू कर दिए हैं। सो दिस इज़ बाय फार द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट इशूड बाय एनी प्रोविंस इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स। तो गाइज अगर तो आपका बैकग्राउंड IT सेक्टर में है या फिर आपका बैकग्राउंड हेल्थ केयर सेक्टर में है, इस प्रोग्राम में वो सारे ही नॉक कोड्स कवर हो जाते हैं। थोड़ी और डिटेल में जानने के लिए स्पेसिफिकली वो कौन से नॉक कोड्स हैं, तो हम पिछले कुछ ड्रॉज को चेक करते हैं। जैसे कि लेट्स मूव ऑन टू द सितंबर ड्रॉ फर्स्ट। जैसे कि हमने सितंबर की बात की तो यहाँ पे हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस को इनवाइट किया गया था और ये कुछ नॉक कोड्स थे जिनको इन्विटेशन गया था। नॉक कोड 31102, 31300, 31301 वगैरह वगैरह। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि अक्टूबर में कोई ड्रॉ नहीं आया था, फिर नवंबर में ड्रॉ आया था। नवंबर में हम चेक कर लेते हैं। नवंबर में अगेन हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस को इन्वाइट किया गया था और ये सारे नॉक कोड्स को इन्विटेशन गया था। नॉक कोड 30010, 31100। तो ऑलमोस्ट जितने भी हेल्थ केयर के नॉक कोड्स हैं, अगर आपका प्रोफेशन हेल्थ केयर में है तो ऑलमोस्ट सारे ही नॉक कोड्स ये कवर कर देते हैं। चलिए अब हम दिसंबर को चेक कर लेते हैं। दिसंबर पे ये टेक ड्रॉ आया था, तो टेक में जितने भी ऑक्यूपेशन है ऑलमोस्ट सारे कवर हो जाते हैं। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वेब डिजाइनर्स, वेब डेवलपर्स, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियंस वगैरह वगैरह। थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। लेट्स गो टू जुलाई।
जुलाई में भी हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस को इनवाइट किया गया था। ये सारे नॉक कोड्स हैं: स्पेशलिस्ट इन क्लिनिकल लेबोरेटरी मेडिसिन, डेंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिक्स, फार्मासिस्ट, डाइटिशियंस, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर्स एंड सो ऑन। सो ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हैं सारे ही हेल्थ केयर ऑक्यूपेशंस को कवर कर दिया इन्होंने। इसके साथ जुलाई में टेक ऑक्यूपेशंस को भी इनवाइट किया गया था, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेटा एनालिस्ट, वेब डेवलपर्स एंड सो ऑन। चलिए अब हम इस प्रोग्राम रिलेटेड समझ लेते हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अब जब आपके पास ऑलरेडी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है और आपकी ऑक्यूपेशन इन डिमांड है ओंटारियो के हिसाब से, तो उसके बाद ओंटारियो आपकी प्रोफाइल को पिक करेगा, प्रोवाइडेड आपने वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट किया है जो हमने अभी डिस्कस किया था। मगर एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को बना रहे हैं तो आपके पास वहां पे एक ऑप्शन आता है कि आपकी कोई पर्टिकुलर चॉइस है कि आप किस प्रोविंस में सेटल होना चाहते हैं या कहां पे अपनी लाइफ बताना चाहते हैं। तो उस केस में आप कोई भी प्रोविंस को सिलेक्ट मत करिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल प्रोविंसेस को ही सिलेक्ट करना है, कोई स्पेसिफिक एक प्रोविंस को सिलेक्ट मत करिएगा। क्योंकि अगर समझ लीजिए आपने अपनी चॉइस ऑफ प्रोविंस को सिलेक्ट कर लिया अल्बर्टा, तो उस केस में अगर आपकी प्रोफाइल ओंटारियो भी शॉर्टलिस्ट करना चाहे तो वो नहीं करेगी, बिकॉज आपने पहले ही अपना प्रेफरेंस बता दिया। अब जब आपके पास नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाए तो उसके बाद आपके पास 45 डेज होते हैं अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए। और वो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। गाइज, आपको क्या करना है, आपको ontario.ca की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे एक लिंक आपको मिलेगा, हाउ टू यूज़ द ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम ई फाइलिंग पोर्टल। यहाँ से आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे स्टेप वाइज सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो स्टेप 1 में लिखा है असेस द पोर्टल, तो आप इसको क्लिक कर लें। यहाँ पे आपको OINP का ई फाइलिंग पोर्टल का लिंक मिलेगा, इसको आप क्लिक कर लें। तो ऐसा एक वेब पेज आपका ओपन हो जाएगा, ontarioimmigration.gov.on.ca। यहाँ पे आप नीचे जाके आई एम नॉट रोबोट को क्लिक करके कंटिन्यू कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपके पास signin.ontario.ca का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, लाइक या इट्स मेंशनिंग डोंट हैव एन अकाउंट, देन यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट। क्रिएट योर अकाउंट को क्लिक करके यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड लिख के अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एप्लीकेशन को भरने से पहले इस वेब पेज को अच्छे से पढ़ लें, गो थ्रू कर लें। यहाँ पे स्टेप वाइज सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है ताकि आप जब भरें तो आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो प्लीज़ मेक श्योर यू गो थ्रू ऑल दी स्टेप्स बिफोर प्रोसीडिंग विद योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब जब आप ये एप्लीकेशन को अपना सबमिट कर रहे हैं उस टाइम पे आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जो आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल जब बनाई थी तब आपने जो डॉक्यूमेंट शोकेस किए थे, जैसे कि आपके प्रूफ ऑफ फंड्स, जो कि आप बैंक स्टेटमेंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट दिखा सकते हैं। फिर आता है आपका आइल्स का जो रिजल्ट है वो दिखा सकते हैं। TRF एक डॉक्यूमेंट है, वो आपको मिलता है, टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, उसको आपको अपलोड करना है। फिर आता है आपका ECA, जब आपने अपनी क्वालिफिकेशन की ECA कराई है तो उसका भी एक डॉक्यूमेंट आपको मिलता है कि आपकी जो एजुकेशन है उसकी इक्विवेलेंसी कनाडा की एजुकेशन के हिसाब से क्या है, वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अब जब वो आपको डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं तो एक चीज आप मत भूलिएगा कि आपने अगर ECA कराई है वेस्ट से, आपको क्या करना है, आपको वेस्ट के अपना जो अपने लॉगिन अकाउंट बनाया हुआ है वहां पे आपको जाना है और वहां से उनको रिक्वेस्ट करना है डुप्लीकेट कॉपी सेंड करने के लिए ओंटारियो को। वो अगर आपने स्टेप नहीं किया तो उस केस में आपकी फाइल ओंटारियो से रिजेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा आते हैं आपके एजुकेशनल के सारे सर्टिफिकेट्स, फिर आते हैं आपका मैरिज सर्टिफिकेट, फिर आता है आपके एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, पे स्लिप्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, इवन योर रिज्यूमे, दैट ऑल्सो हैज टू बी अपलोडेड। अब अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रीजनल लैंग्वेज में है, जैसे कोई बर्थ सर्टिफिकेट है कोई रीजनल लैंग्वेज में है या कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट रीजनल लैंग्वेज में है, उसको ट्रांसलेट जरूर करा लीजिएगा इंग्लिश में, और वो कराइएगा सिर्फ ऑथराइज्ड ट्रांसलेटर से, एंड इट शुड बी नोटराइज्ड एज वेल। अब जब आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, अटैच कर लिए और आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं तो आपको उसके साथ एप्लीकेशन फी भी देनी पड़ती है जो कि है $1500 कैनेडियन। अब जैसे आपने फाइल को अपना सबमिट कर दिया, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दी और कुछ दिनों के बाद आपको डायरेक्टली इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है एक्सप्रेस एंट्री में, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली आप दोबारा ओंटारियो की ई फाइलिंग पोर्टल पे जा सकते हैं और आप देख सकते हैं कहीं आपकी प्रोफाइल अभी प्रोसेस हुई है कि नहीं हुई। क्योंकि जब आप सबमिट करते हैं अपनी प्रोफाइल को तो एकदम से आपकी प्रोफाइल प्रोसेसिंग में नहीं चल जाती, वो कुछ टाइम लेते हैं, कुछ दिन लेते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग में जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल अभी प्रोसेसिंग में नहीं गई है ओंटारियो की तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपने जैसे विड्रॉ किया है तो जो $1500 कैनेडियन थे वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे।
अब स्टेप 3 में जब आपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया तो उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाएगा ओंटारियो से मेंशनिंग कि दे हैव रिसीव्ड ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। अब आप कभी भी ओंटारियो ई फाइलिंग पोर्टल पे जाके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के। वो आपको जो भी अपडेट होगा वो आपको मिलता रहेगा, बट जनरली जो प्रोसेसिंग टाइम है ओंटारियो का वो है 90 डेज का। अब मैं अगर हमारी प्रोफाइल की बात करूं तो करीब 105 डेज तक हमें कोई अपडेट नहीं आया था ओंटारियो से, तो उसकी लेकिन उससे पहले ही हमें इनविटेशन टू अप्लाई आ गया कनाडा से। तो हमने क्या किया था, हमने अपनी फाइल को क्लोज कर दिया था क्योंकि हमारी प्रोफाइल ऑलरेडी प्रोसेसिंग में तो चली गई थी और हमारे 1500 कैनेडियन डॉलर्स भी चले गए थे, बट दैट्स ओके। बट हमें ऑब्वियसली इन्विटेशन टू अप्लाई आ गया कनाडा से, तो हमने डायरेक्टली कनाडा में अपने डॉक्यूमेंट्स पीआर के लिए भेज दिए। अब स्टेप 4 में कि जब आपके पास नॉमिनेशन आ जाए तो आपके पास 30 डेज होते हैं उस नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। जैसे आपने वो नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया तो आपके एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल में 600 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। तो आपके अगर एक्सप्रेस एंट्री में पहले जो भी पॉइंट्स थे 400 410 उसमें आपके 600 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे। आपका जब भी नेक्स्ट ड्रॉ आएगा तो आपको इन्विटेशन टू अप्लाई आ जाएगा। अब जब आपके पास आईटीए आ गया तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने ओंटारियो को सबमिट किए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा सबमिट करने हैं फॉर योर पीआर। बट इसमें जो आपको टाइम मिलता है वो मिलता है 60 डेज का। बट सिंस आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सारे प्रिपेयर्ड थे व्हाइल सेंडिंग इट टू ओंटारियो, तो आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। आप 10 से 15 दिन के अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आराम से सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस दैट वुड बी ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और उसके साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर भी चुके हैं तो नोटिफिकेशन बटन को प्लीज दबा दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। And whoever would like to support, you can click on the join button and become a very close member to this channel. Well, thank you so much once again and I'll see you in the very next video. Good night. Take care. Bye-bye.